तो अभी हमने देखा कि अल्फा कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन अब जितना भी हमारा डिस्कशन है उसमें सॉल्वेंट जो है वो हम वाटर यूज करेंगे। तो वाटर किस तरह से बिहेव करता है, चलिए वो पहले डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालिए डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर। हम सभी को पता है वाटर जो है H2 आयोनाइज होता है H+ और OH आयन। दो हमें यह भी पता है कि वाटर में H+ आयन H+ की फॉर्म में नहीं H3O+ की फॉर्म में रहता है। तो ठीक है, यहां पर आप H+ कंसीडर करो या H3O+, बिकॉज हमें तो कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। तो जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी वही H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ पर ज्यादातर H+ आयन लिखेंगे। अब ये भी एक डिसोसिएशन की रिएक्शन है, तो इसका भी के डिसोसिएशन हम डिफाइन कर सकते हैं। के डिसोसिएशन जो होगा वो क्या होगा, H+ इंटू OH आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। जहां तक हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, ये कितनी होती है प्योर वाटर में 1000 डिवाइडेड बाय 18। और ये जो वाटर है ये बहुत कम आयोनाइज होता है, तो इसका बहुत कम पार्ट आयोनाइज हो रहा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को अभी भी हम 1000 डिवाइडेड बाय 18 कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंस कांस्टेंट है, तो क्यों ना इस कांस्टेंट को के डिसोसिएशन के साथ मर्ज कर दें, H+ इंटू OH माइनस, और इसको एक नए कांस्टेंट से हम रिप्लेस कर देते हैं जिसे बोला जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और एट 298 केल्विन, ये जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर का स्क्वायर। तो प्योर वाटर में H+ और OH आयन, या आप कह सकते हो वाटर के में H+ और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा Kw के बराबर रहेगा, और टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो ये वैल्यू 10⁻⁻14 होगी। अगर आप वाटर में H+ आयन कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो OH आयन कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, OH आयन बढ़ाओगे तो H+ आयन कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। हाँ, अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो Kw है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, इस पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, एक्सोथर्मिक के लिए कम होती है। तो क्या लगता है ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, कैसे पता चला? तो मैं आपको बता दूं, आपको इवन इसका ΔH भी पता है। कैसे? तो न्यूट्रलाइजेशन में हमने डिस्कस किया था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन किसके बीच में होती है, H+ और OH आयन के बीच में। तो यहाँ पर ये जो रिवर्स रिएक्शन है वहां पर क्या हो रहा है, H+ और OH आयन रिएक्ट कर रहा है। तो जो रिवर्स रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ही जैसा ही होगा, तो -13.7 किलो कैलोरी। तो इस रिएक्शन का ΔH +13.7 किलो कैलोरी होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो Kw की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, अब नॉर्मली हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, आई थिंक आप सभी फेमिलियर हो, बहुत टाइम से, इवन 5th 4th 6th क्लास से ही हम ये टर्म्स यूज करते हैं, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। क्वेश्चन अब मेरा ये है कि ये कैसे डिसाइड होता है, एसिडिक और बेसिक नेचर हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो जनरली जो आंसर्स मेरे पास आते हैं वो यही आते हैं pH से, लेकिन pH क्या है वो अभी नहीं पता हमें। कर सकते हैं ऐसा नहीं, लेकिन अभी pH क्या है वो हमें नहीं पता। तो अदर देन pH क्या और कोई तरीका है जिससे आप बता सकते हो कि एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे डिसाइड होती है? यस, देन आंसर आता है H+ और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन से, कि अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन OH आयन से ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन H+ से ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और H+ और OH आयन कंसेंट्रेशन इक्वल है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। बात तो सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें ना तो H+ आयन होते हैं ना OH आयन होते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को भी हम एसिडिक या बेसिक बोलते हैं। तो फिर वहां पर कैसे डिसाइड करते हैं? लिक्विड अमोनिया में अगर आप कोई सब्सटेंस मिक्स कर रहे हो तो लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूशन भी
लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूशन भी एसिडिक और बेसिक होता है, वहां कैसे डिसाइड होता है? वहां तो ना तो H प्लस आयन है ना OH आयन। चलिए एक और क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है मेरे माइंड में। जब हम एसिड और बेस की भी बात करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे डेफिनेशंस यूज करते हैं। आरएनएस के अकॉर्डिंग जो OH आयन देता है वो बेस है, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है वो बेस है, जबकि लुइस कहता है जो लोन पेयर डोनेट करता है वो बेस है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि इतनी सारी डेफिनेशन एसिड और बेस की क्यों है? कोई एक सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन क्यों नहीं यूज करते हैं जैसे हर जगह करते हैं? बट एसिड और बेस के केस में और भी डेफिनेशन, ये तो कुछ बताई मैंने, आरएनएस, ब्रॉन्स्टेड, लुइस, इसके अलावा भी है, तो इतनी सारी डेफिनेशन क्यों? क्या कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं? या डाउट ये भी आता है कि आरएनएस ने देखा जो OH आयन दे रहा है उसको आरएनएस ने कह दिया बेस। ठीक है, एक प्रॉपर्टी कोई OH आयन लूज कर रहा है तो आरएनएस ने कह दिया वो बेस है। बट ब्रॉन्स्टेड ने जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको भी बेस का, क्यों उनको भी बेस का? कुछ और नाम भी तो रख सकता था। या लुइस ने देखा कि जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है ये भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन उनको भी लुइस ने बेस का, क्यों? इसका मतलब कुछ तो कॉमन होगा इनमें कि ये सब वर्ड बेस यूज कर रहे हैं, कुछ कॉमन होगा तभी सबने इसको बेस कहा। तो मेरा क्वेश्चन ये कि क्या कॉमन है? जो OH आयन दे रहे हैं, जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, या जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, उनमें क्या कॉमन है? वो इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन है। और मैं आपको बता दूं, आप सबको पता है। यस, फर्स्ट टाइम जब आपने ये एसिडिक या बेसिक वर्ड पढ़े थे ना, तब आपने क्या पढ़ा था उसको रिकॉल करो, अपने आप आपको पता चल जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना एसिडिक और बेसिक नेचर, तो फर्स्ट लाइन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेसिस विच आर बिटर इन टेस्ट, एसिड्स विच आर सोर इन टेस्ट। यस, ये उनकी यूनिवर्सल डेफिनेशन है। विच आर बिटर इन टेस्ट आर बेसिस, विच आर सोर इन टेस्ट आर एसिड्स। हाँ, लेकिन अब हमें कैसे पता चले कौन बेस है कौन एसिड है? एक तरीका, सीधा सीधा टेस्ट करो एंड डिसाइड करो, ये तो ही हो सकता है। तो उसके फिर तरीके ढूंढे गए। आरएनएस ने देखा कि जो ऐसा कंपाउंड जो OH आयन लूज कर रहा है उसके सॉल्यूशन का टेस्ट बिटर है, तो उसने कह दिया वो बेस है। ब्रॉन्स्टेड ने देखा कि जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है उसके सॉल्यूशन का टेस्ट भी बिटर है, तो उसने वहां पर भी बेस वर्ड यूज कर दिया। लुइस ने देखा कि जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसके सॉल्यूशन का टेस्ट भी बिटर है, तो उसने भी बेस वर्ड यूज कर दिया। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए हम इतनी सारी डेफिनेशन यूज करते हैं। हाँ, आज भी हमें ये नहीं पता कि क्यों जो OH आयन लूज करता है उसके सॉल्यूशन का टेस्ट बिटर है, या जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है उसके सॉल्यूशन का टेस्ट बिटर है, ये नहीं पता। क्यों? ये ऑब्जर्व है। तो इसलिए इतनी सारी थ्योरीज हम यूज करते हैं। तो एसिडिक और बेसिक नेचर, विच आर बेसिक नेचर बिटर इन टेस्ट, एसिडिक नेचर सोर इन टेस्ट। ओके, हाँ, लेकिन अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे केस में तो मोस्टली हम सॉल्वेंट वाटर ही यूज करेंगे। तो अगर हम वाटर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो एसिडिक और बेसिक नेचर हम H प्लस या OH आयन से बता सकते हैं। अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, if H plus ion concentration is greater than OH ion concentration, solution will be acidic. अगर H plus ion OH ion से कम है तो solution will be basic, और अगर H plus ion equals to OH ion, solution will be neutral. At 298 Kelvin, 298 केल्विन, ये सब हम प्योर वाटर की बात करें, Kw की वैल्यू 10⁻⁴14। प्योर वाटर है तो H प्लस और OH आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन OH आयन के बराबर, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ आ जाएगी, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर 10 प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻7 है तो OH आयन कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 होगी, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा है तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम होगी, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम है तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा होगी, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, डिसाइड करना है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम होती है,
ऐसा मुझे लगता है कि अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁸ है तो समटाइम्स ये पता करना कि 10⁻⁷ से ज़्यादा है या कम है, बहुतों के लिए ये मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं होता, नहीं समझ में ही नहीं आता। और मैं एक और बात बता दूं, ये जो pH, ये जो एसिडिक और बेसिक नेचर वर्ड्स हैं, ये हम तो यूज कर ही रहे हैं जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, बट अदर देन मैथमेटिक्स स्टूडेंट भी ये वर्ड यूज होता है, बायो वाले स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं और भी यूज करते होंगे। अब आप सोच सकते हो उनके लिए तो शायद ये और भी मुश्किल हो जाए। तो अब यहाँ पर अगर आपको कभी भी एसिडिक और बेसिक नेचर कंपेयर करना है तो इस डेटा से कंपेयर करना होगा कि वैल्यू 10⁻⁷ से ज्यादा है या कम है। ये मुश्किल है थोड़ा सा, और जल्दबाजी में मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए या इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा गया। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए एक तरीका ढूंढा गया, और वो तरीका है pH। क्यों? क्योंकि इसको जो डिफाइन किया गया ना, वो भी इसी तरह से किया गया ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कैसे डिफाइन किया गया? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। यस, मैं आपको बता दूं, ये टर्म ऑन पेपर डिफाइन हुई। pH का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। व्हाट इज pH? तो आंसर इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इससे पहले तो देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। तो एट 298 केल्विन अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ है तो pH कितनी हो जाएगी? 7। और सॉल्यूशन न्यूट्रल कह सकता हूं क्योंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷। और अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 10⁻⁵ ज्यादा ही है ना, तो pH कितनी होगी? 5। अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से ज्यादा है तो pH 7 से कम, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। और अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से कम है तो pH 7 से ज्यादा होगी, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। अब बड़ा आसान हो गया। pH 3 है, सॉल्यूशन एसिडिक। 5 है, सॉल्यूशन एसिडिक। 10 है, बेसिक। 12 है, बेसिक। आसान, राइट? तो यस, मुझे और कोई लॉजिक नहीं दिखता pH वर्ड को डिफाइन करने। तो ये मैथमेटिकल टर्म है, इसी तरह से डिफाइन हुई है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हाँ इसको हमने इतना यूज कर लिया कि हमें लगता है कि यही सही टर्म है, इसका फील भी आता है बहुत, जबकि ऐसा नहीं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट pH मेजर नहीं करता है। एक्सपेरिमेंटली आप H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हो और फिर इस फॉर्मूले में पुट करोगे तब जाके pH का डेटा आएगा। और मैं बता दूं, H प्लस बढ़ रही है तो pH कम होती है, नेगेटिव उल्टा फील है। H प्लस जितना ज्यादा होगा pH उतनी ही कम होगी। pH अगर 1 है तो ज्यादा एसिडिक है, 2 है तो कम है, 3 है तो जितनी pH कम है सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जितनी pH ज्यादा है सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। और यहाँ पर जैसे pH टर्म डिफाइन की उसी तरह से pOH भी डिफाइन कर सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। इनफैक्ट ये तो यूं का तो अब एक फैशन सा भी हो गया। फैशन इन द सेंस कन्वीनियंट भी है, वो भी मैं कह सकता हूँ। जैसे आप लोग ऑर्गेनिक में भी यूज करते हो pKa pKb, KKB का डेटा याद नहीं रखते हो, pKa pKb का, क्योंकि उनको याद करना आसान होता है। 2.35 4.36 तो याद करना भी आसान होता है। तो जहां कहीं भी आगे P लगा दिया उसका मतलब ही, P का मतलब नेगेटिव लॉग, ठीक है। देन फर्दर यहाँ पर H प्लस और OH आयन कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो था 10⁻⁻14। इसका भी अगर नेगेटिव लॉग ले लिया जाए तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस को pH प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन का POH इक्वल्स टू pK, इसका नेगेटिव लॉग तो कितना आ जाएगा? 14। तो pH प्लस POH का सम जो है वो हमेशा 14 होगा। हाँ, अगेन फिर से कहूंगा एट 298 केल्विन। अगर pH बढ़ेगी तो POH कम होगी, POH बढ़ेगी तो pH कम होगी, सम 14 रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि क्या सर pH 0 हो सकती है? हो सकती है। अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 1 हुई तो pH 0 भी हो सकती है, POH भी 0 हो सकती है। इवन H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर 1 से ज्यादा होगी तो pH नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये तो हमने डिफाइन किया है। हाँ, सॉल्यूशन जितना ज्यादा एसिडिक होता है उतना मुश्किल होता है बनाना। बहुत ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना या बहुत ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना इतना आसान नहीं है, बट किया जा सकता है। तो pH कैन बी नेगेटिव
नेगेटिव और ग्रेटर देन 14। बहुतों को लगता है कि पीएच जो है वो 1 से 14 के बीच में ही होती है, तो ऐसा नहीं है, नेगेटिव भी हो सकती है, 14 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। At 80 degrees Celsius, ionic product of water is 4 into 10 raised to power minus 12 find first part pH of pure water, pH of pure water at 80 degrees Celsius. Second part, define a solution as acidic or basic having pH 5, 6. तो KW की वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 H प्लस OH माइनस का प्रोडक्ट, तो यहाँ से H प्लस और OH आयन इक्वल होंगे, तो H प्लस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, pH इज 5.7, pH इज 5.7। अगर pH 5.7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक बेसिक। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर के मेन पार्ट पर आते हैं। जैसा मैंने कहा था 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पीएच कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर और थर्ड पार्ट था सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले आते हैं पीएच कैलकुलेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, कैसे ये चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम से अलग है, ये एक और रीजन मैं दे रहा हूँ। यहाँ क्या होता है, जब आप पानी में कोई सब्सटेंस डालते हो एसिड या बेस, तो H प्लस या OH आयन आते हैं, वाटर से भी H प्लस या OH आयन आते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 रिएक्शंस को एक साथ सॉल्व करना पड़ता है, समटाइम्स 2 से भी ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा रिएक्शंस को एक साथ सॉल्व करना ये मुश्किल होता है, इनमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है। समटाइम्स क्यूबिकल x की पावर 4 की इक्वेशंस बनती हैं जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशंस करने होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना कि किस जगह पर हम कौन सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशंस हैं जो कि एग्जामिनर को भी पता है और हमें भी वो पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि हम ये इक्वेशंस नहीं सॉल्व कर सकते। तो कुछ स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशंस है जो कि एग्जामिनर सोचता है कि आप इनको यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, वो हमें पता होनी चाहिए। तो वो अप्रोक्सीमेशंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बट अब यहाँ क्या प्रॉब्लम, बहुत सारे केसेस बनते हैं, अलग अलग जगह पर हम अलग अलग अप्रोक्सीमेशंस यूज़ करेंगे, अलग अलग अप्रोक्सीमेशन हम यूज़ करेंगे। तो कहाँ पर कौन सा अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना है ये हमें पता होना चाहिए, यहाँ मेनली प्रॉब्लम होती है। इवन अप्रोक्सीमेशन अब यहाँ पर डेटा पर डिपेंडेंट होता है कि K की वैल्यू कितनी है। K डिसोसिएशन 10⁻³ है तो अप्रोक्सीमेशन अलग होगा, 10⁻5 है तो अलग होगा, 10⁻10 है तो अलग होगा, 10⁻15 है तो अलग होगा। तो यहाँ पर अब वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी,
कॉन्सेंट्रेशन का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है या 10⁻³ है या 10⁻⁷ है या 10⁻10 है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में डेटा से आपको उसका तरीका पता चलेगा। जबकि यही थर्मोडायनेमिक्स में जब हम क्वेश्चंस करते थे तो हम वहाँ पर क्या वर्ड्स ढूंढते थे, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, आइडियल है या रियल है, आइसोथर्मल है या आइसोकोरिक है। काइनेटिक्स में क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है या पैरेलल। तो यहाँ पर डेटा आपको देखने पड़ेंगे। हर एक क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन होगा, कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, ये तो सब में होगा, बट वैल्यूज के अकॉर्डिंग उनको हम अलग अलग तरह से सॉल्व करें। तो इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले आपको कितने केसेस है वो बता रहा हूँ ताकि हमें याद रहे कि इतने सारे केसेस हमें याद रखने हैं। तो एक फुल पेज यूज करिए रजिस्टर का और हॉरिजॉन्टली वहां पर केसेस बनाइए जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। pH कैलकुलेशन, तीन पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग आइदर एसिड और बेस, या तो एसिड है सॉल्यूशन में या बेस है, दोनों में से कोई एक। सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट, यानी कोई सॉल्ट है, क्योंकि सॉल्ट भी एसिडिक और बेसिक होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में कोई सॉल्ट है। और थर्ड केस सॉल्ट प्लस एसिड ऑब्लिक बेस, जिसे हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों बफर बोलते हैं ये आगे चल के पता चलेगा, बट हाँ थर्ड कैटेगरी इज बफर सॉल्यूशन। ये तीन पार्ट है, सॉल्यूशन कंटेनिंग आइदर एसिड बेस, दूसरा है सॉल्ट कंटेनिंग सॉल्ट, इसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी बोल देंगे, और थर्ड बफर सॉल्यूशन। पहले इसकी बात करते हैं। अगर सॉल्यूशन केवल एसिड और बेस ही है तो ऐसा हो सकता है कि वो एक ही एसिड या एक ही बेस हो, कंटेनिंग ओनली वन एसिड और वन बेस, कंटेनिंग मोर देन वन एसिड और बेस, ठीक है। फर्दर इसमें अगर एक ही एसिड है तो वो मोनोप्रोटिक भी हो सकता है, मोनोप्रोटिक मतलब जो एक ही H+ आयन देते हैं। पॉलीप्रोटिक भी हो सकता है जो एक से ज्यादा H+ आयन देते हैं। एसिड के लिए वर्ड मोनोप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक। बेस के लिए वर्ड यूज होते हैं मोनोहाइड्रोक्सिक और पॉलीहाइड्रोक्सिक। मैंने केवल एसिड वाले वर्ड रखे। मोनोप्रोटिक अगर है तो इसमें भी दो केसेस बन सकते हैं कि क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वो वीक एसिड है। क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इनमें भी आगे केसेस बनेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच फाइंड आउट करनी तो उसके भी दो तरीके हैं। वीक एसिड की पीएच फाइंड आउट करनी उसके चार केसेस और बनेंगे, यानी चार अलग अलग तरह से यहाँ पर हम पीएच फाइंड आउट करेंगे, यहाँ दो तरह से। ये केसेस क्या होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। अभी बस ये याद रखो यहाँ दो केसेस है, यहाँ चार केसेस है। पॉलीप्रोटिक एसिड, इनकी पीएच फाइंड आउट करनी तो इसके भी तीन अलग अलग तरीके, यानी यहाँ पर तीन केसेस बनेंगे, तीन अलग अलग केसेस होंगे यहाँ पर। जहां तक मैं बात करूं मोर देन वन एसिड, यहाँ पर भी तीन केसेस बनेंगे। कैसे? दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, मोर देन वन, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, और या दोनों ही वीक। हाँ, एक तो मैं बता दूं यहाँ पर मोर देन वन में भी मैंने दो ही काउंट किए, क्योंकि दो से ज्यादा अगर एसिड या बेस डाल रहे हो तो फिर सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मोर देन वन यानी ओनली टू। मैंने एसिड के केसेस लिखे, आप बेसिस भी सोच सकते हो, यानी दोनों ही बेस हो, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों ही वीक बेस हो, और एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो ये टोटल 3 + 3 + 4 + 2 टोटल 12 केसेस यहाँ पर हैं जिसमें हम पीएच फाइंड आउट करेंगे।
ये आपको याद रखना। देन सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट, कोई भी जो सॉल्ट होता है ना, हम कहते हैं वो भी किससे बनता है, एसिड और बेस की रिएक्शन से। एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। अब एक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से भी हम बना सकते हैं। इसकी पीएच, इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ NaCl। इसकी पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से भी एक सॉल्ट बनता है जैसे NH4Cl। इसकी पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस CH3COONA, और दोनों ही वीक एसिड प्लस वीक बेस NH4Cl। और भी एग्जांपल्स है, मैं एक एक एग्जांपल लिखता हूँ। फर्दर कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि H+ आयन दे भी सकते हैं और H+ आयन ले भी सकते हैं, ऐसे सॉल्ट्स को बोलते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। इसका भी एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, NaHCO3। यस, आप एम्फीप्रोटिक वर्ड यूज कर चुके हो। एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड्स, उनका भी नेचर ही होता है जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर सके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर हम वर्ड यूज करें एम्फीप्रोटिक, जो H+ आयन दे भी सकता है, H+ आयन ले भी सकता है। मीनिंग वही है बट वर्ड्स अलग अलग है, एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक। ये 5 केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन आता है बफर सॉल्यूशन, बट बफर के केसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, खाली जगह छोड़ दीजिए, आप वहां पर बाद में लिख सकते हो, क्योंकि उसके लिए पहले मुझे कुछ एक्सप्लेन आपको करना होगा। ठीक है, तो ये केसेस है जहां पर हम पीएच फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से, पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है, जैसा मैंने बताया था 2 केसेस हम यहां पर बनाएंगे। अब 2 केसेस क्या वो मैं बता रहा हूं। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ है। 2 केसेस क्यों बना रहे हैं, तो सेम लॉजिक है। पानी में आप कोई एसिड या बेस डाल रहे हो तो उससे H+ या OH आयन आ रहा है, और वाटर में ऑलरेडी H+ या OH आयन प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन आता है क्या वाटर के कारण H+ या OH आयन, जो कि वैसे बहुत कम होते हैं, क्या उनको कंसीडर करना है या उनको कंसीडर नहीं करना है, डिपेंडिंग अपॉन 2 केसेस बन रहे हैं। तो अगर एसिड या बेस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आप डाल रहे हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁶ m के इक्वल या उससे ज्यादा है, तो वाटर के कंट्रीब्यूशन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो कंट्रीब्यूशन ड्यू टू water can be neglected। तो पानी के कारण है मैंने H+ आयन को नेग्लेक्ट कर दिया। लेट्स से HCl है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, वो इससे ज्यादा है, तो ये 100% डिसोशिएट होगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वही किसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, H+ की कॉन्सेंट्रेशन। कुछ करना ही, इजीली H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता चली, pH निकाल सकते। देन केस 2, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 10⁻⁻⁶। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो ये क्राइटेरिया कहाँ से आया, तो वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो अब कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻⁶ m से कम है, तो जो एसिड आपने डाला वो भी बहुत कम डाला है। तो अब हम यहाँ पर वाटर के कारण H+ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कंट्रीब्यूशन ड्यू टू वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, लिख दीजिएगा, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो अगर HCl है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, तो इससे H+ आयन कितने आ जाएंगे, C। लेकिन ये तो केवल HCl के कारण आएंगे, वाटर से भी तो H+ आयन आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन आता है वाटर से H+ आयन कितने होंगे, क्या 10⁻⁻⁷। हाँ, यहाँ पर थ्रू आउट टेम्परेचर 290-80 हम बात कर रहे हैं, वही सोच के ही सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ऐसा ही होता भी है। तो वाटर के कारण H+ आयन क्या 10⁻⁷, नहीं,
क्योंकि 10⁻⁷ तो तब है जब प्योर वाटर हो। यहाँ पर वाटर के साथ आपने क्या डाला, एसिड, तो इस एसिड का वाटर पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये वाटर उतना डिसोसिएट नहीं होगा, तो क्या करें, H+ आयन ऑलरेडी HCl के कारण कितने C, ये लिख दीजिए, मतलब आपने क्या लगा दिया, कॉमन आयन इफेक्ट। अब मान लेते हैं पानी से H+ आयन कितने हैं, X, तो OH आयन भी कितने हो जाएंगे, X। सॉल्यूशन में अब H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, C+X Kw, जो कि हमें पता है 10⁻⁴। अगर C पता है, एसिड जो आप डाल रहे हो, तो X के लिए सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर C की वैल्यू पुट करिए, X के लिए क्वाड्रेटिक बनेगी जिसे सॉल्व करिए, लेकिन याद रखना X फाइनल आंसर नहीं है, H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, C+X। क्या मिस्टेक होती तो इसको अच्छी तरह से याद रखना। तो ये दो केसेस हैं, वाटर का कंट्रीब्यूशन यहाँ कंसिडर किया है, यहाँ वाटर का कंट्रीब्यूशन हमने नेगलेक्ट किया। और यहाँ पर मैं बता दूं ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ है, तो इसको ऐसे ही याद रखना कि ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ लेस देन। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड pH ऑफ 10⁻³ HCl, 10⁻⁵ NaOH, 10⁻⁶ HCl, and 10⁻⁷. कह सकते हो ये तो बहुत आसान है। केस 1 100% डिसोशिएट होगा, तो H+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻3, तो pH कितनी हो जाएगी इसकी। हाँ, यहाँ पर NaOH दे रखा है, तो pH नहीं, पहले क्या आएगी pOH, कितनी आएगी pOH 5, तो pH कितनी हो जाएगी 9। थर्ड पार्ट ये भी केस 1 को ही बिलोंग करेगा, तो इसकी pH कितनी हो जाएगी, हाँ लेकिन ये किसको बिलोंग करा, केस 2 को। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 10⁻⁻14, 10⁻⁻7 plus x into x, x² plus 10⁻⁻7x minus 10⁻⁻14 equals to 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, x इक्वल्स टू 10⁻⁻7 माइनस b प्लस माइनस b² 10⁻⁻14 प्लस 4 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, एक तो मैं आपको बता दूं हमारा आंसर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पर माइनस है ये टर्म, तो ये प्लस ही होगा, यहाँ पर दोनों जगह माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ पर माइनस को आप हटा दो। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो ऐड हो जाएगा √5। वैसे तो √5 की एग्जैक्ट वैल्यू 2.23 होती है, बट थोड़ा सा यहाँ पर अप्रोक्सीमेट करते हुए 2.24 ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 इंटू 10⁻⁻7 लिख देता हूँ, √5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करो तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.62 इंटू 10⁻⁻7। ये वाटर के कारण H+ आयन है, जो कि 10⁻⁻7 नहीं उससे कम हो गए, क्यों, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, दोनों H वाटर के कारण और HCl के कारण ऐड कर दो, तो 1.62 इंटू 10⁻⁻7। pH निकालने के लिए 7 माइनस log 1.62, इसकी वैल्यू या तो कैलकुलेटर या लॉग टेबल से देखनी होगी, ये वैल्यू जनरली आती है 6.78। यस, pH 7 से कम है, क्योंकि होनी भी चाहिए, क्योंकि इस पानी में आप एसिड डाल रहे हो, तो सॉल्यूशन तो क्या होगा, एसिडिक ही होगा। तो सोचो अगर आपने वाटर के कारण H+ आयन 10⁻⁻7 ले लिए होते, तो फिर आपका आंसर जो है 1.62 इंटू 10⁻⁻7 नहीं 2 इंटू 10⁻⁻7 आता, जो कि गलत है, क्योंकि अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। तो कैलकुलेशन है, ये क्वाड्रेटिक बहुत जगह सॉल्व करनी होगी। बहुत बार मैंने देखा स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है सर इसको कौन सॉल्व करेगा,
प्रैक्टिस करो, ये तो बहुत अच्छे डेटा है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो हो सकती है। ये तो मैंने अच्छे डेटा दे दिए 10⁻⁻7, ये भी कॉन्सेंट्रेशन दे दूँ 5 × 10⁻⁷, फिर और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जामिनर को लग रहा है कि कुछ और क्वेश्चन को कैसे टफ करूँ, नहीं समझ में आ रहा, तो वो कैलकुलेशन बढ़ा देगा। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की एक स्पीड होनी चाहिए, स्क्वायर लेना, स्क्वायर रूट निकालना, ये नहीं कि सोच रहे हो स्क्वायर रूट कितना होगा। आप पहले से तैयार हो, बहुत सारी क्वेश्चन आप पहले से तैयारी कर लो। एक बार यहाँ पर जैसे अभी आपको प्रैक्टिस करनी 10⁻⁷, एक बार 2 × 10⁻⁷, एक बार 3 × 10⁻⁷, एक बार 4 × 10⁻⁷, बहुत सारी क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ 10⁻⁴ है, 5 × 10⁻⁴, 6 × 10⁻⁴, 7 × 10⁻⁴। यस, मैं आपको बताऊँ तो कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगेन इस चैप्टर में थ्रू आउट फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर भी और ज़्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, नियर बाई वैल्यूज पता होनी चाहिए, कहाँ छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, लास्ट में अब क्वेश्चन आता है कि सर ये डेटा कहाँ से आया 10⁻⁻⁶, तो वो मैं बता दूँ। आप हर क्वेश्चन में वाटर का कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, लेकिन होगा क्या, आपने हर एक क्वेश्चन में वाटर का कंट्रीब्यूशन ले लिया और फिर एक्स निकाला, लेकिन ये एक्स की वैल्यू जो आएगी अल्टीमेटली वापस आप यहाँ ऐड करो। तो अगर सी के रेस्पेक्ट में ये एक्स बहुत कम आ रहा है तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यही किया गया, हमने सी की अलग अलग वैल्यूज पुट की, फिर एक्स निकाला और देखा कि कब एक्स नेग्लिजिबल आता है और कब नहीं आता। तो जहां नेग्लिजिबल था वहां नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमने देखा कि अगर इसकी वैल्यू सी की वैल्यू 10⁻⁶ m के इक्वल या उससे ज्यादा है तो एक्स इससे बहुत कम होता है, आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे अप्रोक्सीमेशन इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे इसी तरह से हिट एंड ट्रायल से ही आए कि पहले कंसिडर करो, नेग्लेक्ट मत करो, कंसिडर करो, वैल्यू निकालो और फिर कंपेयर करके देखो कि क्या वो नेग्लिजिबल है या नहीं है। तो ये सारे अप्रोक्सीमेशन इसी तरह से हमने डिराइव किए जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक पार्ट हमने अभी कंप्लीट किया है, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड, उसके 2 केसेस हमने यहाँ पर। देन आता है पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक मोनोप्रोटिक एसिड, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।